अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने मॉड्यूल 11 स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का। मॉड्यूल 11 में है क्या बिट क्या होता है? बिट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, जो बेसिक यूनिट होता है स्टोरेज का वो बिट होता है। यानी कोई भी चीज़ आपने अगर कंप्यूटर में सेव करनी है वो बिट्स में सेव होगी। ठीक है, अब पैटर्न होते हैं 0 और 1 के, इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि पैटर्न किस तरह से बनते हैं और क्या होते हैं। बिट्स रिप्रेजेंट क्या क्या करती हैं? बिट जो हैं वो नंबर्स, टेक्स्ट यानी कोई भी आपका मैसेज है, कोई भी लेटर्स हैं, वो ऑडियो आपकी आवाज़, वीडियो एंड इमेजेस, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर हम सेव करते हैं वो तमाम की तमाम बिट्स में ही सेव होती है। ठीक है, और ये ऑन ऑफ के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी 0 ऑफ के लिए एंड 1 जो है वो ऑन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बिट्स के यूनिट बताए गए हैं कि सबसे छोटा क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि बिट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज ना, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? बिट है। अब 8 बिट्स जब मिलेंगे तो 1 बाइट बनाएंगे। इसी तरह 1024 बाइट्स जो हैं वो मिलेंगे तो 1 KB यानी किलो बाइट बनाएंगे। 1024 किलो बाइट मिलेंगे तो 1 मेगाबाइट बनाएंगे, और इसी तरह से 1024 मेगाबाइट मिलेंगे तो 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट मिलेंगे तो 1 टेराबाइट बनाएंगे। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये टी नहीं है, टेरा है, TERA, टेरा। आप इसको ठीक कर लें। देन आपको पैटर्न्स बताए हुए हैं, पैटर्न्स यूजिंग बिट्स। सबसे पहला जो है वो या तो होगा 0 या तो होगा 1। ठीक है, अगर हम एक बिट की बात करते हैं तो वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। लेकिन अगर हम 2 बिट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जब 2 बिट्स होती हैं हमारे पास तो उनके 4 टोटल आ जाते हैं डिफरेंट पैटर्न्स। कौन कौन से? पहले तो आप लोगों ने पैटर्न किस तरह से लिखना है, 2 0 ले लें, इसी तरह से 2 1 ले लें। पहले 2 0 देन 2 1, फिर 1 0 1 और 0 1। ये हमारे पास कितने पैटर्न्स हो गए हैं? 4। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसी तरह से आप लोगों के पास बिट्स ज़्यादा होंगी तो आपके पास पैटर्न्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अब जैसे 1 बिट थी तो हमने कहा 2 पैटर्न बन सकते हैं। कौन कौन से? 1 0 हो सकता है या 1 1 हो सकता है। इसी तरह आपके पास 2 बिट्स हों तो आपके पास 4 पैटर्न बनते हैं, ये वाले 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसी तरह से अगर आपके पास 3 हो तो ये असल में होता क्या है, ये 2 की पावर n होती है। आप 2 की पावर n के साथ जो है ना वो ये चीज़ पता चला सकते हैं कि पैटर्न्स कितने होंगे। अगर आपके पास MCQs में ये चीज़ आती है कि आपके पास 4 बिट्स हैं तो आप बताएं पैटर्न कितने होंगे, तो आपने 2 की पावर 4 ले लेनी है। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है? 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब 2 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो टोटल हमारे पास कितनी बिट्स बनेंगी? 16। मुख्तलिफ पैटर्न, नंबर ऑफ़ पैटर्न हमारे पास कितने आ जाएंगे? 4 के 16। इसी तरह 5 का आप ले लेंगे 32, 6 के आ जाएंगे 64, 7 के 128 और 8 जो होंगी वो 256। आगे आपके पास, अच्छा, इसमें आप लोगों को आगे ये टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रख लें कि ये जो A होता है ना ये 65 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये ASCII कोड्स हैं, या हमने आगे जाकर डिटेल में पढ़ने हैं, अभी इसका कोई भी नहीं है। अच्छा, और जो दूसरा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, और ये अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। क्या हो रहा है यहाँ पे? डेसिमल को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं बाइनरी में। अब सबसे पहले आप लोगों को ये टेबल नज़र आ रहा है, इसको देख लें एक दफ़ा। क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, और इसके ऊपर काउंटिंग के लिहाज से ये जो है ना ये बिट्स मैंशन की गई हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने पहले भी देखा था कि 2 की पावर 4 ली थी हमने, हमारा आंसर 16 आया था। इसी तरह से ये तमाम लिखी गई हैं 1 2 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें 8। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16। इसके अलावा आपके पास वहाँ पर कंप्यूटर में जो है वो कैलकुलेटर का ऑप्शन होगा। आपको अगर ये चीज़ याद नहीं रहती, आप कैलकुलेटर में जाएँ, आप 2 की पावर लिख दें 8 तो आपको वो आंसर दे देगा कि 2 की पावर 8 क्या होती है? 256 होती है। 8 तक चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने ये टेबल ड्रॉ करना है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहा जाता है कि आप जो हैं वो बताएं कि 65 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो नीचे वाला है ना, 65 विल बी रिप्रेजेंटेड एज। अब 65 को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप लोगों ने इस टेबल में देखना है, यहाँ पर काउंटिंग ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 64 है। 65 के नज़दीक कौन सा? 64। तो हम एक 64 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा।
और 64 में कितने ऐड करें तो 65 बनता है, 64 में 1 ऐड करें तो 65 बनता है ना, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। अब ये जो है ना ये क्या है, ये देख लें आप, ये क्या बन गया 0 1 0 1 और फिर क्या है 5 टाइम 0 है एंड देन ये यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, देन 0 1 आ जाता है। इसके अलावा एक और आसान तरीका होता है, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी मार्क्स पूरे मिलते हैं। वो क्या तरीका होता है जो आप लोगों को छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया होता है कि कोई भी नंबर आप लोगों को दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को 48 दिया गया है, 48 नंबर है, आपने उसको क्या करना है डेसिमल, अब ये डेसिमल नंबर है 48, इसको आपने चेंज करना है इनटू बाइनरी। इसको आप किस तरह से करेंगे, कॉन्टीन्यूसली आपने 2 के साथ इसको डिवाइड करते जाना है, 2 2 द 4 2 4 द 8, पीछे कुछ भी नहीं बचा। अगर रिमाइंडर होगा आप लोगों ने इसको डिवाइड 2 से ही करना है, ठीक है, यहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं बचा तो हम कह देंगे रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। इसी तरह फिर आगे करें 2 1 द 2 2 2 द 4, फिर कुछ नहीं बचा, पूरा डिवाइड हो गया क्योंकि इवन नंबर था तो 0 आ गया। 2 6 द 12, फिर पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0 आ गया। 2 3 द 6, कम्प्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर 3 आ गया, 3 2 के टेबल में नहीं आता लेकिन हमने इसको भी 2 से ही डिवाइड करना है, 2 1 द 2, अब आएगा 3 में से 2 गए तो 1 रिमाइंडर आ गया ये, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका कैसे लिखना है बाइनरी कोड, आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने ये 2 1 लिखने हैं, फिर कितने 0 हैं 1 2 3 4, 4 बार 0 है ये क्या है बाइनरी कोड है किसका 48 का, तो हमने 48 को चेंज कर लिया है किसमें बाइनरी कोड में। इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आप इसको MS पेंट में जाकर कर लें और देन पेस्ट कर दें अपने सॉफ्टवेयर में, एग्जाम सॉफ्टवेयर में। स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 12। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि बिट 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है और बिट 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब जो ट्रू फॉल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना उसको हम नाम देते हैं बुलियन ऑपरेशंस का, और ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, जॉर्ज बूल के नाम पर है। हमने इसमें मुख्तलिफ ऑपरेशंस पढ़ने हैं, एंड और, ठीक है। एंड को हम पहले देख लेते हैं। एंड जो है ना वो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, D सिंबल से, ठीक है। 2 इनपुट्स होती हैं और 1 आउटपुट होती है। अच्छा, अब सबसे पहले होगा क्या, एंड में ये होता है कि 2 आपके पास इनपुट है ना 1, तो ही आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आपकी क्या इनपुट आएगी, आउटपुट आएगी 0 आएगी। अब जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि 2 बार 0 लिखेंगे और 2 बार 1 लिखेंगे, देन 0 1 0 1, ठीक है। दोनों 1 है तो आउटपुट 1, अदरवाइज हमने तीनों आउटपुट क्या कर देनी है 0। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा होता है कि एंड ऑपरेशन का बता दें और ऑपरेशन का बता दें और टेबल भी ड्रॉ करें। इसको हम नाम देते हैं, ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है, एंड का। और ये चीज़ अभी ही आप सीख लें क्योंकि अगर आप CS के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने इंशाल्लाह पढ़नी है CS 302 की बुक, और CS 302 की मिड में ज़्यादातर यही चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपके अभी से कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको बाद में अगले लेक्चर्स की भी समझ आएगी जो CS 302 में होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आप लोगों के। अच्छा, और इसके बाद जो है वो है और बुलियन ऑपरेशंस। और बुलियन ऑपरेशंस क्या होते हैं, अगर कोई एक भी इनपुट 1 आ जाती है ना तो आपका आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज अगर दोनों 0 हैं तो फिर 0 होगी, ठीक है। अगर एक भी इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देन हमारे पास आता है एक्सक्लूसिव और बुलियन ऑपरेशन। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, अगर दोनों जो हैं, ये आगे हम देख लेते हैं, ये चीज़ देखें आप, एक तो जो और का है ना सिंबल उसके पीछे एक डैश आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों सेम होंगी तो आपका आउटपुट जो है वो 0 रहेगा, ठीक है। अगर दोनों सेम है, दोनों 0 हैं या दोनों 1 है तो भी 0 आएगा, अगर डिफरेंट है तो 1 आएगा, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो 0 आएगा, अगर दोनों डिफरेंट है तो 1 आएगा। और नॉट का क्या होता है, 0 चेंज हो जाता है 1 में। इनपुट अगर 0 हो तो आउटपुट जो है वो आप लोगों का क्या हो जाता है 1, और अगर इनपुट आपने 1 दी है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपको नीचे एक टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, AB की ज़रूरी नहीं है यही टेबल उठा कर दे दिया जाए, वैल्यूज़ चेंज भी की जा सकती हैं AB की, तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम इस टेबल को ज़रा सा फिल कर लेते हैं, देख लेते हैं एक दफ़ा हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, A और B की हमें दी हुई है मुख्तलिफ पेयर्स दिए गए हैं। अब हमने सबसे पहले एंड को सॉल्व करना है। एंड में हमने क्या कहा था, दोनों 1 होंगे तो 1 होगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही था तो हमने इन सब को क्या कर देना है
ये सारे क्या हो जाएंगे 0। और में हमने क्या कहा था कि अगर एक भी 1 है तो 1 अदरवाइज 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें B 1 है तो ये 1 आ जाएगा, ये 0। यहाँ पर A में 1 है 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 और 0 1, और यहाँ पर भी 1 मौजूद है तो 1, सिर्फ एक ही 0 आया, ये देख लें। एक्सक्लूसिव और में हमने कहा था कि अगर दोनों सेम होंगी तो आपके पास 0 आएगा, और अगर दोनों डिफरेंट हैं तो 1 आएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट है, एक 0 एक 1 है तो 1 आ जाएगा, दोनों सेम है 0, दोनों डिफरेंट हैं 1, दोनों सेम हैं 0, डिफरेंट हैं 1, दोनों डिफरेंट हैं 1, 1 और 0 डिफरेंट हैं 1, ये भी डिफरेंट है 1। तो यहाँ पर जहाँ पर सेम थी ना वहाँ पर हमने 0 लगाया, बाकी सारे हमने 1 लगा दिए। नॉट ए मैं करवा देती हूँ, नॉट बी आप लोग खुद कर लीजिएगा। नॉट ए में क्या करना है, हमने जो भी बिट हमें दी गई है ए में उसको हमने चेंज करके लिख देना है। अगर 0 है तो हम 1 लिख देंगे, और अगर 1 है तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। बाकी ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, 0 है 1 आ जाएगा, 1 है फिर ये 0 आ जाएगा, 0 है 1 आ जाएगा, 1 है 0 आ जाएगा, 1 है 0 आ जाएगा, 0 है 1 आ जाएगा, ठीक है। नॉट भी आप लोग खुद कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना अगला मॉड्यूल नंबर 13, हेक्साडेसिमल नोटेशन। अब हेक्साडेसिमल नोटेशन क्या होती है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। हमने बाइनरी डिजिट्स को देखा, हमने कहा कि हम जो है वो बाइनरी डिजिट्स मुख्तलिफ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, आप देखें ये स्ट्रिंग्स इससे भी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं, जो कि ह्यूमन माइंड के लिए रीड करना या फिर समझना बहुत मुश्किल है, और अगर समझ भी लें तो हमसे ह्यूमन एरर आ सकता है, ये एरर प्रोन होती हैं, तो इसलिए हमें हेक्साडेसिमल नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से आपका एक MCQs भी बनता है कि लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स, जो बिट्स की लॉन्ग स्ट्रिंग होती है इस तरह से, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम। तो ये क्या है, हमारे पास स्ट्रीम है, ठीक है। अच्छा, हेक्साडेसिमल नोटेशन में हम क्या करते हैं, हम इनको 4 में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और फिर हम जो है वो इनका कोई हेक्साडेसिमल नोटेशन में कोई कोड लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक टेबल दिया गया है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, इसको देखें ज़रा। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 बिट्स का हमने कहा ना कि हेक्साडेसिमल नोटेशन जो है वो 4 बिट्स की होती है, तो 4 बिट पैटर्न होगा। अब ये 4 बार 0 है, ये 0 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा धुंध है, आपको पता नहीं समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर क्या है, अच्छा, ये जो टेबल दिया हुआ है आप लोगों को, ये जो है ये आप लोगों के लिए याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और इनमें से MCQs भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब इसको याद कैसे करेंगे। जब मैंने अपने टाइम पे याद किया था तो मैंने किस तरह से किया था, सबसे पहले तो ये 4 बिट 0 है तो जाहिर सी बात है ये तो 0 ही होगा। बाकी आपने याद रखना है 1 10 11, ठीक है। अब 1 का हमें पता है कि ये 1 है, 10 का 1 0 जो है वो 2 को कहा जाता है, 1 1 जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से आपने आगे देखते जाना है, 1 0 0 4, 1 0 1 जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, 100 101 जो है वो 5, फिर 110 और 111 आएगा, ठीक है, 6 7 को। इसी तरह फिर 1000 है 8 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से आप लोग आगे देखें, 1001 जो है वो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1010 जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1011 जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या होगा, फिर आपने यहाँ पे 1100 बना लेना है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, सी का। फिर 1101 ये डी है, 1110 जो है वो क्या हो जाएगा, ई, और 1111 जो है वो क्या हो जाएगा, एफ। आप लोगों ने एफ तक जो है ना वो इस टेबल को लाजमी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आपको जो है ना बिट्स इस तरह से दी जा सकती हैं पेपर में, आपने क्या करना है। अच्छा, ये असाइनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो ये असाइनमेंट में आएगा, असाइनमेंट में ना आया तो मिड टर्म के आपके एग्जाम्स में लाजमी आएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोगों ने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, आप लोगों ने लास्ट से शुरू करना है। वैसे तो ये सारी 4 बिट्स ही होंगी, ये 4 के पेयर को आप लोगों ने अलग कर लेना है, ये 4 हो गए, फिर इसी तरह से ये 4 और आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएंगे। इस तरह से हमने टेबल एक बनाना है और टेबल में ये 4 अलग करके लिख लेनी है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने क्या कहा था कि ये जो है 111 ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, 7 को, 7 लिख दिया सबसे पहले। यहाँ पर तो ये बड़ी आसान होती है, 1 आ गया तो 1 ही होगा। 101 जो है वो हमने कहा था 5 को कहते हैं। 100 का हमने कहा था ना ये 4 है, 4 को कहते हैं, ठीक है। और 101 जो है वो क्या होगी, 5, ये भी 5 है, और 1000 8 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और 1110 जो है वो ई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया हेक्साडेसिमल नोटेशन में, E85517, ठीक है। होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, और प्लीज़
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट लाजमी किया करें, ताकि अगले बंदे को भी समझ आए कि वो सही समझा रहा है, अगले बंदे को कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। स्टोरिंग अ बिट। बिट को कैसे स्टोर किया जाता है? अच्छा, बिट का हमने पढ़ा था या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, अच्छा इसको स्टोर कैसे किया जाता है? मेन मेमोरी में इसको स्टोर किया जाता है। मेन मेमोरी में क्या होता है? कंप्यूटर कंटेन्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सर्किट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। कौन कौन से? फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, ये एक फ्लिप फ्लॉप का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। फ्लिप फ्लॉप कैसे सर्किट होते हैं? ये सबसे पहले आपको 2 इनपुट्स हैं, एक इनपुट जाएगी नॉट गेट से और दूसरी इनपुट जाएगी और गेट से। 3 गेट दिए हैं, एक नॉट गेट है, देन एंड गेट है और फिर जो है और गेट है, और यहाँ से एक आउटपुट चली जाएगी। आपको इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं इनमें एक ही सिंगल बिट जो है वो स्टोर हो सकती है, और जहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप्स मौजूद होते हैं उस जगह को हम कहते हैं ये मेन मेमोरी है। ठीक है, अब मेन मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती है कि मेन मेमोरी के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ यूँ सेल्स मौजूद होंगे। अच्छा, ये जो सेल्स होते हैं, एक सेल के अंदर 8 बिट्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर 8 बिट्स, अगर आपकी डाटा में ज़्यादा बिट्स हैं तो 8 बिट्स पहले सेल में आएंगी, बाकी जो बिट्स होंगी वो सेकंड सेल में आ जाएंगी। ठीक है, जो हाउस होल्ड डिवाइसेस होती हैं उनमें हंड्रेड्स ऑफ सेल होते हैं, जबकि जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं उनमें बिलियंस ऑफ सेल भी हो सकते हैं। बाइट साइज ऑर्गेनाइजेशन, बाइट साइज किस तरह से होता है? अच्छा, यहाँ पर जो सबसे स्टार्ट वाली बिट्स होती है ना, उनको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी ये बहुत ज़रूरी बिट्स हैं, लेकिन जो आखिर में होती हैं वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती हैं। ठीक है, मेन मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस क्या होता है? मेन मेमोरी एड्रेस, अच्छा जब भी आप कोई भी चीज़ जो है वो स्टोर करेंगे मेन मेमोरी में, तो सेल जो है उसे यूनिक नेम असाइन होगा, जिसे हम एड्रेस कहते हैं। यानी जो भी आपने चीज़ सेव की है वो कौन सी जगह पर कौन से सेल में मौजूद है, उसका एक सेल का नाम होगा, उसको हम कहते हैं ये सेल का क्या है? एड्रेस है। उसके बाद क्या आ जाता है? आपके पास ये रैम आ जाती है। रैम क्या होती है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप जो है बगैर किसी सीक्वेंस के जो है एक्सेस कर सकते हैं सेल्स के। ज़रूरी नहीं है आप सेल्स को सीक्वेंस वाइज एक्सेस करें, ज़रूरी हमें तो हो सकता है ना कि कोई दरमियान में से किसी सेल का डाटा चाहिए हो, सारे सेल्स में का डाटा ना चाहिए हो, तो इसलिए इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं, एक डायनामिक रैम है और एक आगे से सिंक्रोनस डी रैम है। डायनामिक रैम क्या होती है? ये जो आपकी बिट्स होती हैं ना, इनको इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पर जो है कंप्यूटर के अंदर सेव करती हैं, जो कि विद इन अ सेकेंड जो है, विद इन अ मैनी टाइम्स इन अ सेकेंड जो है वो बार बार रिफ्रेश हो रही होती है। देन एच डी रैम क्या होता है? सिंक्रोनस डी रैम। सिंक्रोनस डी रैम से क्या मुराद है कि आपको टाइम जो है ना वो कम लगेगा। मेमोरी सेल से कोई भी कंटेंट आपने रिट्रीव, यानी आपने उसका डाटा देखना है, उसको मेमोरी सेल से आपके सामने स्क्रीन में आने में टाइम जो है वो बहुत कम लगेगा अगर सिंक्रोनस डी रैम है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वेट कीजिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब कर दें और लाजमी कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।